हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप? तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे ये फिजिक्स चैनल में। तो बच्चों, फाइनली हम आज स्टडी करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। बच्चों, जिसके लिए हमने ये वेक्टर पढ़ा, उसका यूज क्या है, मतलब क्यों हमें वेक्टर स्टडी करना पड़ा, क्यों हमें एक साथ दो डायमेंशन की मोशन को देखना पड़ा, क्योंकि फाइनली हमें स्टडी करना था प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। तो बच्चों, ये प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है? क्या आपने कभी देखा है कि अगर एक वॉलीबॉल को आप हाथ से हिट करते हो तो उसका जो पाथ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना? ऐसा कुछ पाथ बनेगा जिसको पैराबोला बोला जाता है। एक फुटबॉल को आपने किक लगाई, सुनना, ये फुटबॉल है मान लो, और आपने क्या किया, आपने ये फुटबॉल को किक लगाई। ठीक है, आपने ये फुटबॉल को किक लगाई, तो क्या होगा? ये फुटबॉल का पाथ कुछ ऐसा बनेगा, है कि नहीं? ये फुटबॉल कुछ ऐसे पाथ को फॉलो करके नीचे गिरेगा, है ना? तो बच्चों, ये जो पाथ बना ना, इसको बोला जाता है पैराबोला। मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलने जाए तो इसको पैराबोला बोला जाता है। तो सवाल यह आता है कि भैया ऐसा क्यों हुआ, क्यों इसका पाथ पैराबोला बना? क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपने ये फुटबॉल को हिट किया ना बच्चों, तब ये जो फुटबॉल है ना, जो फुटबॉल यहां से अभी आगे बढ़ेगा और आगे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे इस तरह से वो आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, फिर नीचे आता नीचे नीचे आता, फिर ग्राउंड पे आ जाएगा। यस और नो? तो कहीं ना कहीं ये फुटबॉल है, वो दोनों डायमेंशन में मोशन कर रहा है। ध्यान से देखोगे तो वो फुटबॉल को जब आपने किक लगाई तब वो यहां था, और जब वो जमीन पे गिरा तब यहां को छोड़ के वो यहां पे पहुंच गया। ठीक है, इसको छोड़ के वो यहां पे पहुंच गया, है कि नहीं? तो यहां पे पहुंचा तो उसने एक्स डायरेक्शन में भी कुछ डिस्टेंस काट लिया। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो आप ये पाओगे कि भैया वो फुटबॉल किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई मैक्सिमम हाइट पे भी पहुंचा था और फिर वहां से वापस नीचे आया। यस और नो? तो भाई यहां पे दोनों चीजें हो रही है। फुटबॉल वाई डायरेक्शन में भी मोशन कर रहा है, साथ में एक्स डायरेक्शन में भी मोशन कर रहा है ना? तो यहां पे इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। एक्स डायमेंशन में भी मोशन हो रही है, वाई डायमेंशन में भी हो रही है, और आप ये मना नहीं कर सकते क्योंकि आपको दिख रहा है कि भैया ये फुटबॉल ना वाई डायरेक्शन में भी मोशन में है, क्योंकि वो धीरे 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 जमीन को छोड़ के हाइट पे जा रहा है। एक टाइम बाद ये बोलेंगे कि वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, उसके बाद वापस वो नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है, फॉर फिर ग्राउंड पे गिर रहा है। यस और नो? तो इसका मतलब है कि उसकी डायरेक्शन, उसकी मोशन वाई डायमेंशन में है। उसके साथ साथ आप देखोगे तो ये पाओगे कि जहां से हमने किक लगाई है, वहां से जब जो ग्राउंड पे गिरा तब वो कुछ और ही डिस्टेंस पे गिरा। यस नो? मतलब जहां से उसने जर्नी स्टार्ट की थी वहां से इसको छोड़ के वो किसी और लोकेशन पे गिरा, है ना? मतलब कि उसने एक्स डायरेक्शन में भी कुछ एक्स जितना डिस्टेंस काट लिया। मतलब कि वो वाई डायरेक्शन में तो मोशन में है, साथ में एक्स डायरेक्शन में भी मोशन में है। और आप एक चीज बताऊं कि यहां पे ना दोनों डायरेक्शन में वो एक साथ मोशन कर रहा है। मतलब कि उसके पास जिस टाइम वाई डायरेक्शन के मोशन की वेलोसिटी, उसी टाइम पे उसके पास एक्स डायरेक्शन के मोशन की भी वेलोसिटी है। तो ये दोनों मोशन, दोनों डायमेंशन की मोशन एक साथ हो रही है, तो ऐसी मोशन को बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना? ऐसी मोशन को बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन, और शायद इसीलिए हमें पहले वेक्टर स्टडी करना पड़ा, क्योंकि भैया यहां पे दोनों डायमेंशन की मोशन आपको साथ में दिखने वाली है कि नहीं? तो इसीलिए हमें यहां पे दोनों डायमेंशन की मोशन को साथ में दिखने वाली है, इसलिए हमें उसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले वेक्टर का कंसेप्ट पढ़ना बहुत ही जरूरी होगा, है ना? इसीलिए हमने पहले वेक्टर पढ़ा, उसके बाद हम फाइनली प्रोजेक्टाइल मोशन के पास आ पाए। ये सुनो, है ना? तो भैया ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन के हिसाब से ये प्रोजेक्टाइल मोशन किसको बोला जाता है? तो ध्यान से देखोगे तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है? प्रोजेक्टाइल मोशन किसको बोला जाता है? तो प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल थ्रू मे बी थॉट ऑफ एज द रिजल्ट ऑफ टू सेपरेट साइमल्टेनियसली अकरिंग कंपोनेंट्स ऑफ मोशन। बहुत ही बढ़िया पॉइंट। आप ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, वो क्या है? साइमल्टेनियसली होने वाली दो अलग अलग डायमेंशन की मोशन का रिजल्टेंट है। मतलब कि एक्स डायमेंशन की भी मोशन, वाई डायमेंशन की भी मोशन,
और दोनों साथ हो रही है, दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली हो रही है, तो उसका रिजल्टेंट है प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना, उसका रिजल्टेंट है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यहां पे फुटबॉल को किक लगाओ, वॉलीबॉल को किक लगाओ, फुल रैकेट खेले होंगे तो आप फुल को आप जब भी हिट करते हो तो उसका पाथ देखो, तो एक्चुअल में उसके पास दोनों डायमेंशन की मोशन होती है। वॉलीबॉल को हिट किए तो वॉलीबॉल यहां से यहां गया, मतलब कि वो एक्स डायरेक्शन में तो गया, साथ में वो कुछ हाइट भी ट्रैवल कर रहा था, ये सुनो। तो एक्स डायमेंशन की तो मोशन हो रही थी, साथ में हाइट भी अचीव कर रहा था। तो ऐसी मोशन को मतलब कि दोनों साथ में हो रहा है, एक्स में भी आगे बढ़ रहा है एंड वाई में भी उसी के साथ साइमल्टेनियसली आगे बढ़ रहा है ना, तो इसीलिए इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सो रिजल्टेंट है प्रोजेक्टाइल मोशन, क्या है? रिजल्टेंट है किसका? दो साइमल्टेनियसली जो भी मोशन हो रही है, उसका साइमल्टेनियसली जो भी मोशन हो रही है एक्स डायमेंशन की एंड वाई डायमेंशन की, उसका रिजल्टेंट है प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। मतलब कि मान लो कि आप एक ऑब्जेक्ट को सिर्फ एक्स डायरेक्शन में उसको हिट करते हो तो वो ऑब्जेक्ट ऐसे एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, है ना। अगर मान लो कि वही ऑब्जेक्ट को आप सिर्फ वाई डायरेक्शन में हिट करते हो तो वो ऑब्जेक्ट धीरे 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 ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट अचीव करने के बाद वापस नीचे आ जाएगा, है ना। ये दोनों हम अलग अलग देखे थे, ये दोनों मोशन अलग अलग मोशन इन 1D में देखे थे। लेकिन अभी जरा सोचो कि मैं इसको एक्स डायरेक्शन में भी हिट करता हूं, साथ में वाई डायरेक्शन में भी हिट करता हूं, मतलब कि मैं उसको एक्स डायरेक्शन की भी इनिशियल वेलोसिटी देता हूं v0x और साथ में वाई डायरेक्शन की भी वेलोसिटी देता हूं v0y, तो आप समझो इसके साथ क्या होगा। मतलब कि उसको वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी देने से वो धीरे धीरे ऊपर भी जाएगा और फिर मैक्सिमम हाइट अचीव करने के बाद नीचे भी आएगा, और क्योंकि उसके साथ हमने एक्स डायरेक्शन की भी वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी है, तो अब वो ऑब्जेक्ट ऊपर तो जाएगा लेकिन शिफ्ट होता होता एक्स डायरेक्शन में शिफ्ट होता होता ऊपर जाएगा। मतलब कि आप उसका पाथ ट्रेस करोगे तो आपको ये कुछ ऐसा पैराबोला मिलेगा, है ना, है ना। आप एक्स डायरेक्शन में उसको शिफ्ट करवाते जाओ, वाई डायरेक्शन में उसकी मोशन हो रही है, साथ में एक्स डायरेक्शन की भी वेलोसिटी प्रोवाइड कर लो, तो होगा ये कि भाई वो हाइट तो अचीव करेगा लेकिन शिफ्ट होते होते हाइट को अचीव करेगा, है ना, और फिर वापस वहां से मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद नीचे आता जाएगा। तो यही तो है प्रोजेक्टाइल मोशन, दोनों मोशन साथ हो रही है ना, एक्स डायरेक्शन की भी एंड वाई डायरेक्शन की भी। अभी आपको क्वेश्चन ये होगा कि सर ये दोनों वेलोसिटी एक साथ कैसे दे सकते हैं, मतलब कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी एंड वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी दोनों एक साथ कैसे दे सकते हैं। तो भैया आपको दो वेलोसिटी एक साथ देना मतलब कि किसी एक ही वेलोसिटी एंगल पे देना, नहीं समझे? ठीक है, समझाते हैं। होता है ये कि मान लो कि ये आपका फुटबॉल है, ठीक है, या आप ग्राउंड है, आप क्या करते हो, उसको किक लगाते हो, बहुत ही बढ़िया, आप उसको किक लगाते हो, ठीक है, आपने क्या किया, इसको किक लगाई। जरा सोचो कि आपने इसको जो किक लगाई उसकी वजह से उसको जो वेलोसिटी आपने दी वो कुछ एंगल पे दे दी, लेट्स से ये एंगल है θ0, है ना। आपने क्या किया, उसको किसी एंगल पे किक दे दी। आप अगर इसको सीधी किक लगाते तो वो ऑब्जेक्ट, वो बॉल है ना, वो सीधा ऐसे चला जाता, लेकिन आप ऐसा नहीं किया। आपने क्या किया, जो किक लगाई वो किसी एंगल पे, ये जो एक्स एक्सिस है ना या फिर ये ग्राउंड है, ग्राउंड से एंगल पे आपने किक लगा दी। अभी हुआ ये, इसका नतीजा ये निकलेगा, क्योंकि ये जो आपने एंगल पे वेलोसिटी प्रोवाइड की ना, भाई वेलोसिटी एक वेक्टर कंपोनेंट होता है और हर एक वेक्टर को हम दो अलग कंपोनेंट से रिजॉल्व कर सकते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम पढ़े थे, है ना। क्योंकि क्यों एक वेक्टर को हमें दो अलग अलग कंपोनेंट से शो करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि चीजें आसान हो जाती है समझने के लिए। तो भैया ऐसा यहां पे भी आप ध्यान से समझोगे तो आपने तो सिर्फ एक ही वेलोसिटी प्रोवाइड किया, दैट इज v0, बट आपने जो वेलोसिटी प्रोवाइड की ना बच्चों, वो आपने एंगल पे प्रोवाइड कर दी। और ये एंगल पे प्रोवाइड करने से हुआ ये कि भाई यही वेलोसिटी के दो कंपोनेंट निकले, एक कंपोनेंट निकला एक्स डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट निकला वाई डायरेक्शन में। इसका एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट क्या होगा, तो v0 cos θ0, एंड इसका y डायरेक्शन वाला कंपोनेंट क्या हुआ, v0 sin θ0, है ना। ये देखो ये पास वाली, ये ट्राइंगल कंप्लीट करो ना, तो ये ट्राइंगल जैसे कंप्लीट करते हो ये राइट एंगल ट्राइंगल बना, तो ये होती है पास वाली बाजू, है ना, ये होती है पास वाली बाजू, ये पास वाली बाजू, तो ये हो जाएगा v0 cos θ0, और ये होती है सामने वाली बाजू, उसके पैरेलल यहां पे बता सकते हो y एक्सिस पे, तो ये हो गई v0 sin θ0, है ना। तो होता यह है कि आप एंगल पे वेलोसिटी जब भी प्रोवाइड करते हो ना,
तो उसका नतीजा ये निकलता है कि आपने जो वेलोसिटी प्रोवाइड किया, आप तो सिर्फ एक ही वेलोसिटी दे रहे हो, दैट इज v0, लेकिन वो एंगल पे आने से उसके दो कंपोनेंट में आप उसको रिजोल्व कर पाते हो, क्योंकि ये वेलोसिटी एक वेक्टर कंपोनेंट है ना। तो उसको आप दो कंपोनेंट अगर अगर सेपरेट कर दोगे, रिजोल्व करोगे, तो आपको दिखेगा कि भैया ये बॉल को इनडायरेक्टली, समझना, आपने तो डायरेक्टली सिर्फ vo दिया है, वो भी एंगल पे, लेकिन इनडायरेक्टली उसको v0 cos थीटा 0 एंड v0 sin थीटा 0 दोनों वेलोसिटी, एक वेलोसिटी x डायरेक्शन की, दूसरी वेलोसिटी y डायरेक्शन की, इनडायरेक्टली मिल गई। आपने तो सिर्फ एंगल पे vo प्रोवाइड की, लेकिन वो एंगल पे प्रोवाइड करने से हुआ ये कि बाय डिफॉल्ट इनडायरेक्टली ये बॉल को दो अलग अलग डायरेक्शन की, एक y डायरेक्शन की, एक x डायरेक्शन की वेलोसिटी उसको अपने आप मिल गई। जैसे नो, तो इसकी वजह से ये बॉल यहीं से हाइट भी अचीव करता जाएगा और x डायरेक्शन में शिफ्ट भी होता जाएगा, और इसकी वजह से उसका पाथ कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। क्लियर हुआ। तो यही होती है प्रोजेक्टाइल मोशन, यही होती है, इसी को बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। तो यही तो हमारी एनसीईआरटी की किताब में यही तो डेफिनेशन दी गई है। ये क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, इट इज द थॉट ऑफ एज द रिजल्ट ऑफ टू सेपरेट साइमल्टेनियसली अकरिंग कंपोनेंट्स ऑफ मोशन, है ना। जिसमें जिसमें ये अभी जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें वन कंपोनेंट इज अलोंग ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विदाउट एनी एक्सीलरेशन and the other along the vertical direction with constant acceleration due to the force of gravity, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्या बोलता है, ये ऐसा बोल रहा है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है वो दो डायमेंशन में होने वाली मोशन का रिजल्टेंट है, साइमल्टेनियसली होने वाली मोशन का रिजल्टेंट है। उसमें भी जो एक्स कंपोनेंट है ना, वन कंपोनेंट इज अलोंग ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, एक्स कंपोनेंट बोलते हैं, है ना। तो जो एक्स कंपोनेंट है ना, एक्स डायरेक्शन में जो मोशन होगी ना ये ऑब्जेक्ट की, जिसको भी आप हिट करते हो, वो एक्चुअल में विदाउट एनी एक्सीलरेशन, मतलब कि कांस्टेंट वेलोसिटी वाली मोशन होगी। एक्सीलरेशन जीरो, विदाउट एनी एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, विदाउट एनी एक्सीलरेशन का मतलब होता है नो एक्सीलरेशन, मतलब कि एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए, जीरो। मतलब कि ये हमें ये समझाती है कि जब भी हम किसी फुटबॉल को ग्राउंड से हिट करते हैं, या फिर वॉलीबॉल को हिट करते हैं, या फिर फुल रैकेट खेलते हैं तो फुल को आप हिट करते हो, तो ऐसे टाइम पे जो मोशन होगी ना, जो फुल की या फिर वॉलीबॉल की या फुटबॉल की, उसकी मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन होगी, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है, वो एक्स डायरेक्शन में भी मोशन में आएगा, वाई डायरेक्शन में, दोनों साथ हो रहा है, इसलिए हम इसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। लेकिन उसमें एक चीज आपको नोटिस करनी होगी कि वो जो फुटबॉल या वॉलीबॉल की जो मोशन होगी, उसके एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा ना, जिसको हम बोलेंगे एक्स कंपोनेंट, वो एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाला कंपोनेंट होगा, मतलब कि एक्स डायरेक्शन में उसको कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा, विदाउट एक्सीलरेशन। मतलब कि प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में हम ये मान सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन का एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। नाउ व्हाट अबाउट वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन का जो कंपोनेंट निकलेगा, तो वाई डायरेक्शन में क्या दिखेगा, तो भैया वाई डायरेक्शन, एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में आएगा, दूसरा कंपोनेंट अदर अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो दूसरा कंपोनेंट आएगा वाई डायरेक्शन में, लेकिन वाई डायरेक्शन में तो आप समझ सकते हो ना कि ग्रेविटी लगती है और ग्रेविटी नीचे की डायरेक्शन में लगती है, तो वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा, और वो कितना होगा, माइनस जी के बराबर। क्यों माइनस जी, क्योंकि वो नीचे की डायरेक्शन में है, इसीलिए हम इसको माइनस, हम इसको ही ओरिजिन मान लेते हैं, जहां से वो मोशन स्टार्ट करता है उसको ओरिजिन मान लेते हैं। तो ग्रेविटी नीचे लगेगी, और नीचे लगेगी इसलिए हम इसको क्या मानेंगे, नेगेटिव, इसीलिए हम यहां पे लिखेंगे -1, ठीक है, माइनस जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, ग्राउंड टू ग्राउंड वाली प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स कंपोनेंट जो भी होगा उसका एक्सीलरेशन जीरो होगा। मतलब कि ये ऐसी मोशन होगी जिसमें एक्स डायमेंशन में कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा, लेकिन वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा, और वो कितना होगा, तो हम अगर यहीं से ओरिजिन मानते हैं तो इसके अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव वाई एक्सिस वाली डायरेक्शन में पॉजिटिव मानेंगे, और नेगेटिव वाई एक्सिस वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मानेंगे। और क्योंकि ग्रेविटी नीचे की डायरेक्शन में लगती है, तो जो भी एक्सीलरेशन वाई डायरेक्शन में होगा
उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, इसीलिए y डायरेक्शन में कितना एक्सीलरेशन होगा, माइनस जी के बराबर, है ना। तो यहां पे हमें एक चीज नोटिस हो गई कि भैया प्रोजेक्टाइल मोशन में x डायरेक्शन में जीरो एक्सीलरेशन होता है एंड y डायरेक्शन में माइनस जी एक्सीलरेशन होता है। ये चीजें हमें दिमाग में फिट कर देनी है ना। मैं बोला कि भाई यहाँ पे, और आप ये समझ भी सकते हो, आप यहाँ पे देखोगे ना, तो देखो हमने कोई ऑब्जेक्ट मान लो यहां से प्रोजेक्टाइल, अच्छा ये प्रोजेक्टाइल किसको बोलते हैं, ध्यान से देखना, इसका सेंटेंस नीचे लिखा है, एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्लाइट आफ्टर बीइंग थ्रोन और प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। मतलब कि जिस ऑब्जेक्ट को आप, जैसे कि फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, जिस ऑब्जेक्ट को आप प्रोजेक्टाइल मोशन करवा रहे हो वो ऑब्जेक्ट माना जाता है प्रोजेक्टाइल। कैसे ना, तो उसको क्या बोला जाता है, प्रोजेक्टाइल बोला जाता है। जो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है उसको प्रोजेक्टाइल बोला जाता है ना। तो आप जरा देखो, जब हमने ये प्रोजेक्टाइल, चाहे वो फुटबॉल हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, सच अ प्रोजेक्टाइल माइट बी ए फुटबॉल, ए क्रिकेट बॉल, ए बेसबॉल और एनी अदर ऑब्जेक्ट। ज्यादातर आप क्रिकेट में भी देख सकते हैं, छक्का लगाया, उसने छक्का लगाया, छक्का लगाया, तो ऐसे ही इसका ग्राफ बनाते हैं, मतलब कि इसने बॉल को यहां से हिट किया, तो हिट किया तब एंगल पे हिट किया था ना, इसकी वजह से उसके पास दो अलग अलग कंपोनेंट की वेलोसिटी आ गई, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट बन सकते हैं, ये वाली वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बने, तो इसका पाथ भी क्या होगा, प्रोजेक्टाइल होगा, है ना। प्रोजेक्टाइल ही मोशन होगी वो। क्लियर है। तो यहां पे एक चीज नोट डाउन करो, जब प्रोजेक्टाइल यहां था तब हमने उसको इनिशियली वेलोसिटी दी v0। इनिशियली कौन सी वेलोसिटी दी, v0, लेकिन वो वेलोसिटी थीटा जीरो एंगल पे देने के कारण उसके दो कंपोनेंट आ गए। एक कंपोनेंट आया v0x एंड y डायरेक्शन वाला कंपोनेंट आया v0y, है ना, ये v0y। क्लियर हुआ। तो x कंपोनेंट आया v0x एंड y कंपोनेंट आया v0y। क्या आपने एक चीज नोटिस की, वो बॉल धीरे 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 मोशन में आते 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 मान लो यहां पहुंचा, तब उसकी वेलोसिटी, क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे लग रही ना, मतलब कि y डायरेक्शन की वेलोसिटी अभी जितनी इनिशियली थी उतनी नहीं होगी। इनिशियली v0y थी, अभी फाइनल कितनी हुई, लेट्स से vy हुई, ठीक है, कुछ कम होगी ना, कुछ कम होगी, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की डायरेक्शन में, तो वो डीएक्सेलरेशन का काम करेगी, तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। वेलोसिटी डिक्रीज हुई, लेकिन जरा नोट डाउन करो, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी उतनी ही है जितनी यहां पे थी, v0x, तो यहां पे भी v0x ही है। अरे वहां छोड़ो, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तब उसकी y डायरेक्शन की वेलोसिटी तो जीरो हो गई, लेकिन भैया एक्स डायरेक्शन की अभी भी उतनी ही है। अरे वो छोड़ो, जैसे वो नीचे आने लगा, नीचे आने लगा, नीचे आने लगा, मान लो यहां पे आ गया, गति करते 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 यहां से यहां आ गया, तब उसकी y डायरेक्शन की वेलोसिटी देखो, ये डायरेक्शन में नीचे की डायरेक्शन में आ गई, कुछ वैल्यू आई, लेकिन x डायरेक्शन की अभी भी v0x ही है। अरे वो छोड़ो, यहां से जब वो ग्राउंड पे गिरा तब उसके पास y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी आई, तो जितने से फेंके थे उतनी, बस अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि v0y। लेकिन यहां पे भी देखोगे तो अभी भी x डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, v0x ही है। ऐसा क्यों, आप ध्यान से देखोगे तो उसकी x डायरेक्शन की वेलोसिटी चाहे कहीं पे भी चले जाए, पूरे पाथ पे, पूरे प्रोजेक्टाइल पाथ पे उसकी x डायरेक्शन की वेलोसिटी v0x ही रह रही है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। ऐसा बोल सकते हैं कि उसकी x डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट है, नो चेंज इन x डायरेक्शन की वेलोसिटी। ऐसा क्यों, क्योंकि x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ही नहीं है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन में x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ही नहीं है। भैया एक्सीलरेशन होता तो वेलोसिटी इंक्रीज हो सकती है ना। अरे छोड़ो, एक्सीलरेशन नहीं होता और डी एक्सीलरेशन होता तो वेलोसिटी डिक्रीज हो सकती है, लेकिन यहां पे तो एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है ही नहीं, है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि भैया उसकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा, जितनी इनिशियल होगी उतनी ही यहां पे, उतनी ही यहां पे, उतनी ही यहां पे, उतनी ही यहां पे, हर एक जगह पे उसकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, जितनी इनिशियल होगी उतनी ही रहेगी। देयर इज नो एनी चेंज इन द एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या है, जीरो है, लेकिन वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी के साथ ऐसा नहीं है। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, क्योंकि यहां पे वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन जीरो नहीं है, कितना है, माइनस जी के बराबर है। समझ में आया, यस और नो, क्लियर है। तो चलिए अभी उसके अलग अलग कंपोनेंट्स भी लिख लेते हैं, ठीक है।
देखो इनिशियली हमने यहां से इसको फेंका, कितनी वेलोसिटी देख के, तो हमने तो दी v0 वेलोसिटी, लेकिन वो एंगल पे दी थी, कितने एंगल पे, θ0 एंगल पे, इतने एंगल पे दी थी। तो उसकी वजह से हुआ क्या, उसकी वजह से भैया उसके दो कंपोनेंट निकल आए, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर होती है और वेक्टर जब भी एंगल पे आता है तो अपने दो कंपोनेंट में रिजोल्व हो पाता है। ठीक है, तो इस इतने पोर्शन को हमने यहां पे जूम करके दिखाया है, तो आप देख सकते हो यहां पे कि भाई हमने तो दी थी ये वाली वेलोसिटी, कौन सी वाली, ध्यान से देखिएगा, हमने तो भाई साहब दी थी ये वाली वेलोसिटी v0, है ना, ये वाली वेलोसिटी दी थी। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि भैया हमने वो एंगल पे दी थी ना, हमने वो एंगल पे दी थी, और एंगल पे देने के कारण उसके दो कंपोनेंट निकल आए। इसका एक कंपोनेंट आया दिस एक्स डायरेक्शन में, तो ये हो गया एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट निकल आया वाई डायरेक्शन का, जो हो गया वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट, है ना। तो भैया एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या आएगा, भैया आप ध्यान से देखोगे तो ये जो एक्स डायरेक्शन जो भी है ना, एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट, अगर आप यहां पे ट्राइंगल को कंप्लीट करते हो, इसको अगर आप उठा करके यहां पे शिफ्ट, किसको, ये वाले कंपोनेंट को अगर आप यहां से उठा करके यहां पे शिफ्ट कर दो, तो ये तो पूरा एक ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा, कौन सा वाला, राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट हो रहा है, तो आप समझ सकते हो कि अगर ये एंगल θ0 है तो ये पास वाली बाजू होती है, क्योंकि ये जो v0 है वो हाइपो है, तो ये पास वाली बाजू हो गई और ये सामने वाली बाजू हो गई। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई ये कंपोनेंट क्या आएगा, v0 cos थीटा, पास वाली बाजू ना, तो cos θ0 कितना हो सकता है, पास वाली बाजू, मतलब कि ये वाली बाजू जिसका हमें वैल्यू निकालना है, लेट्स से उसको हम ओ ए बोल देते हैं और इसको ओ बी बोल देते हैं, तो cos θ0 क्या होगा, ओ ए डिवाइड बाई हाइपो, हाइपो कितना है, v0 के बराबर, तो यहीं से ओ ए कितना निकल सकता है, v0 cos θ0, है ना। तो ये पास वाली बाजू है इसलिए इसको v0 cos θ बोलेंगे, और ये वाली जो बाजू है वो क्या है, ये सामने वाली, तो ये कितनी आएगी, v0 sin θ0। तो इस तरह से आप ये वैल्यू अगर आप रिजोल्व करोगे, यही वेक्टर को अगर आप रिजोल्व करोगे, तो हमें ये पता चला कि भैया जो इनिशियल वेलोसिटी हमने यहां पे प्रोवाइड की थी प्रोजेक्टाइल को, ठीक है, उसका x कंपोनेंट कितना आएगा, v0 cos θ0, एंड उसका y कंपोनेंट कितना आएगा, तो भैया v0 sin θ0, है ना। ये इनिशियल कंपोनेंट की बात करें, इनिशियल वेलोसिटी की, इतने पोर्शन को हमने जूम करके यहां पर दिखाया है ना, इतने इनिशियल कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं। तो देखो, द कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी vo r, तो x कंपोनेंट निकलेगा v0 cos θ0 एंड y कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना निकलेगा, v0 sin θ0, है ना। क्लियर हुआ। सर ये दोनों को आप अलग क्यों लिखे, अरे भैया हम बताए थे ना कि हम जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन वाला केस आते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन वाला केस आते हैं तो हम दोनों कंपोनेंट को, प्रोजेक्टाइल नहीं, जब भी मोशन इन टू डायमेंशन आती है तो हम दोनों कंपोनेंट को अलग ही लिखेंगे और अलग ही सॉल्व करेंगे, यही सही तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो हमें इनिशियल वेलोसिटी का एक कंपोनेंट x कंपोनेंट क्या मिला, v0 cos θ0 एंड y कंपोनेंट क्या मिला, v0 sin θ0। हालांकि अगर मुझे उसको लिखना है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इट इज नथिंग बट v0 वेक्टर इज इक्वल्स टू v0 x i कैप प्लस v0 y j कैप, मतलब कि मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं v0 cos θ0 i कैप प्लस v0 sin θ0 j कैप, है ना। इस तरह से भी हम ये वेलोसिटी को लिख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं इन दोनों को कंबाइन नहीं देखूंगा, मैं x कंपोनेंट को अलग डिफाइन करूंगा, y कंपोनेंट को अलग डिफाइन करूंगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट जो हमने दी थी, जो हम देते हैं, तब उसके पास दो कंपोनेंट हुए, एक हुआ v0 cos θ0, एक आया v0 sin θ0। ये v0 इंडिकेट करता है ओरिजिन पे वेलोसिटी, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, देखो वो ऑब्जेक्ट कहां से जर्नी स्टार्ट कर रहे, तो आप ग्राफ में देख सकते हो, हमने एक्सिस कहां से जर्नी स्टार्ट करवाई, एक्सिस कहां से मानी, यहीं पे, मतलब कि जहां से वो ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है अपनी जर्नी वहां पे ओरिजिन है, ऐसा हमने माना है। तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी इनिशियल पोजीशन x पोजीशन क्या है, 0, इनिशियल y पोजीशन क्या है, 0, ओरिजिन का मतलब क्या होता है, उसका कोऑर्डिनेट क्या बनता है, 0,0, तो x पोजीशन भी 0, y पोजीशन भी 0, है ना, क्योंकि वो ओरिजिन से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, ऐसा हमने यहाँ पे एजम्पशन लिया है। तो क्या पहले तो आपको ये समझ में आ गया, इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट इतना, y कंपोनेंट इतना,
इनिशियल जर्नी वो अपनी ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है वो प्रोजेक्टाइल, इसलिए उसका एक्स पोजीशन भी 0 एंड इनिशियल वाई पोजीशन भी 0। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो अभी हम उसके एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट पता लगाते हैं। कब? एट टाइम टी। एट टाइम टी, ठीक है। मान लो बच्चों अभी प्रोजेक्ट है, ये तो इनिशियल कंपोनेंट लिखे, ये तो इनिशियल कंपोनेंट लिखे। अभी वो ऑब्जेक्ट को हमने इनिशियल इतनी वेलोसिटी दे दी है, तो भैया वो ऑब्जेक्ट यहीं पे थोड़ी ना रुकने वाला है। थोड़े टाइम बाद वो मोशन करते 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 ये पाथ को फॉलो करते 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 लेट्स से यहां पे पहुंचा होगा। मतलब कि तब जब यहां पे पहुंचा है तब उसका टाइम कितना हुआ है, लेट्स से टी। तो उसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, टी। तो भैया जब वो यहां पे पहुंचा तब उसका एक्स कंपोनेंट कितना, तब उसका y कंपोनेंट कितना, वो यहां पे हम पता लगाना चाहते हैं, ठीक है। वो यहां पे हम पता लगाना चाहते हैं। इनिशियल तो ये हमने पता लगा लिया, इनिशियल तो हमने सारी चीजें पता लगा दी कि इनिशियली x कंपोनेंट की वेलोसिटी कितनी, y कंपोनेंट की वेलोसिटी कितनी, इनिशियली x पोजीशन कितनी, y पोजीशन कितनी। लेकिन अगर मैं पूछूं कि भाई आफ्टर t टाइम पे उसकी x कंपोनेंट की वेलोसिटी कितनी, y कंपोनेंट की वेलोसिटी कितनी, सिमिलरली उसका x पोजीशन कितना, y पोजीशन कितना, तो वो कैसे पता लगाएंगे? तो वो पता लगाने के लिए अभी हम यहाँ पे एनालिसिस लिखते हैं, है ना। तो ये तो इनिशियल था, कौन सा वाला, ये वाला केस इनिशियल था। अभी हम किसी पर्टिकुलर टाइम t के ऊपर हम उसको देखने वाले हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम t के ऊपर उसकी x कंपोनेंट की वेलोसिटी कितनी होगी, y कंपोनेंट की वेलोसिटी कितनी होगी, उसके साथ साथ उसका x पोजीशन क्या बनेगा एंड y पोजीशन क्या बनेगा। उसके लिए हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि वो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल यहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, एट टाइम टी वो अपनी जर्नी करते 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 यहां से अपनी जर्नी कंटिन्यू करते 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 मान लो यहां तक पहुंचा है और ये वाले पोजीशन पे वो पहुंचा है, कब, एट टाइम टी, ठीक है। तो एट टाइम टी ये वाली पोजीशन के पास उसके पास एक्स कंपोनेंट मतलब कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होगी और एक्स पोजीशन कितनी होगी, वो दो पता लगाना चाहते हैं, है ना। तो पहले तो लिखते हैं एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी हुई होगी एट टाइम टी, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी, तो हमने देखा कि भैया एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या निकल के आता है, इसका मतलब ये निकल के आता है कि एट दिस टाइम टी, भाई मान लो कि उसकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी लेट्स से vx है, तो वो vx में कोई इंक्रीमेंट नहीं नजर आएगा, कोई इंक्रीमेंट नजर नहीं आएगा। मैं बोल सकता हूं कि vx भी कितना होगा, तो भैया जितना 0x था, v0x था उतना ही हुआ होगा। मतलब कि मैं इसको लिख सकता हूं v0 cos थीटा 0, है ना, v0 cos थीटा 0 उतनी ही होगी x डायरेक्शन की वेलोसिटी, है ना। जब वो ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंचा t टाइम में, तब वो पोजीशन पे भी उसकी x डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है ही नहीं। एक्सीलरेशन 0 का मतलब क्या होता है, नो चेंज इन वेलोसिटी। तो x डायरेक्शन का क्योंकि एक्सीलरेशन 0 है, या फिर अच्छे से लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, एज ax is 0 मतलब कि नो एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन, दैट्स वाई हम लिख सकते हैं कि एट दिस पोजीशन ऑल्सो इट्स x डायरेक्शन वेलोसिटी इज सेम एज इट इज हैविंग एट द ओरिजिन, है ना। जितनी x डायरेक्शन की ओरिजिन पे थी उतनी ही यहां पे होगी। मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं v0 cos थीटा 0 के बराबर, क्योंकि ओरिजिनली जब ओरिजिन पे था तब उसको x डायरेक्शन की कितनी मिली थी, इतनी ही मिली थी, उतनी ही यहां पे रहेगी, देयर इज नो एनी चेंज, है ना। उसी तरह से पोजीशन में क्या कोई फर्क आएगा, जी बिल्कुल आएगा ना। ध्यान से देखो ना, पहले ओरिजिन पे इतना था, यहां पे था, और जैसे ही आप आगे बढ़ोगे वो ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंचा, लेकिन एक्स डायरेक्शन का उसका प्रोजेक्शन लोगे तो उस हिसाब से अभी नई पोजीशन के हिसाब से इतना तो डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में हुआ ना, इतना डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में हुआ होगा, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि जी हाँ, अभी नई पोजीशन एक्स डायरेक्शन की कुछ अलग मिलेगी आपको, एक्स डायरेक्शन की कुछ पोजीशन यहाँ पे नहीं मिलेगी, अलग मिलेगी, है ना। मान लो कि यहां पे जब पहुंचा तब उसकी एक्स डायरेक्शन की पोजीशन है लेट्स से एक्स, तो ये एक्स कितना होगा, एक्स कितना होगा, तो एक्स होगा भैया, क्योंकि ये कौन सी वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन 0 है ना,
एसिलरेशन 0 है तो ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी वाली मोशन हो गई। नहीं समझ में आता है तो भैया कांस्टेंट एसिलरेशन के दो फॉर्मूला थे, कांस्टेंट एसिलरेशन वाली मोशन के दो फॉर्मूला थे। मैं यहां पे लिखता हूं, पहला वाला फॉर्मूला क्या था, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, याद करो, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एटी, ये एक फॉर्मूला था, है ना। अगर सॉरी, अगर उसकी इनिशियल पोजीशन ओरिजिन पे है तो ऐसे केस में उसके द्वारा ट्रैवल हुआ डिस्प्लेसमेंट कितना लिख सकते हैं, v0t प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ये दो फॉर्मूला थे कांस्टेंट एसिलरेशन वाली मोशन के, है ना। यहां पे एक एजम्पशन हमने लिया कि अगर वो ऑब्जेक्ट की मोशन ओरिजिन से स्टार्ट होती है, मतलब कि उसकी इनिशियल पोजीशन अगर ओरिजिन पे है, जैसे हमारे केस में है यहां पे, तो ऐसे केस में यहां पे x0 0 हो जाएगा, इसीलिए हम x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v0t प्लस हाफ एटी स्क्वायर। जरा यही फॉर्मूला के अंदर, ये दूसरा वाला जो फॉर्मूला है उसके अंदर, क्योंकि हमारा x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है, 0 है, मैं अगर हमारा यही फॉर्मूला यूज करता हूं, यही वाला फॉर्मूला अगर मैं यहां पे यूज करता हूं, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, v0x, x डायरेक्शन का है इसलिए, t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। लेकिन बच्चों ax तो 0 है ना, x डायरेक्शन में तो कोई एक्सीलरेशन है ही नहीं। अगर ax 0 है तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब ये होता है, तो ये x कितना आएगा, तो ये x आएगा v0x टाइम्स t के बराबर। मतलब कि उसकी पोजीशन, x डायरेक्शन की पोजीशन कितनी आएगी, v0x कितना है, तो v0 cos थीटा 0 है ना, v0 cos थीटा 0 इंटू t के बराबर। तो देखो उसके दोनों कंपोनेंट हमने निकाल लिए। जब वो ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंचा होगा, ओरिजिन से t टाइम पे जब वो यहां पे पहुंचा होगा, तब एक्चुअल में उसका पोजीशन, नई पोजीशन x डायरेक्शन में क्या निकलेगी, तो ये वाली निकलेगी। दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन x डायरेक्शन, इन x। अभी कौन सा कंपोनेंट लिख रहे हैं, x कंपोनेंट लिख रहे हैं ना, हम x कंपोनेंट लिख रहे हैं, तो नई पोजीशन x कंपोनेंट क्या निकलेगी, x पोजीशन क्या निकलेगी, v0 cos थीटा 0 टाइम्स t। और तब उसकी वेलोसिटी कितनी हुई होगी x डायरेक्शन की, तो इतनी। क्या उसमें कोई चेंज दिखेगा, नहीं दिखेगा, क्योंकि हमें पता है कि भाई x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं होता है, तो इसका मतलब होता है देयर इज नो एनी चेंज इन x डायरेक्शन वेलोसिटी। तो इन दोनों को बॉक्स बना देते हैं, इन दोनों को बॉक्स बना देते हैं, है ना। चल इसको बॉक्स बना दिए, ठीक। चलो इसको भी बॉक्स बना देते हैं, दो चीजें हमें निकालनी थी ना। चलिए, तो x डायरेक्शन में हमें इतना समझ में आया कि भैया इनिशियली उसकी x पोजीशन 0 थी, आफ्टर टाइम t उसकी x पोजीशन कितनी हुई, इतनी हुई। इनिशियली उसकी x डायरेक्शन की वेलोसिटी इतनी थी, आफ्टर t टाइम जब वो यहां पे पहुंचा, तब उसकी x डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी हुई, तो इतनी हुई, है ना, इतनी हुई। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। चलो अभी y डायरेक्शन की बात करते हैं। भैया इनिशियली उसकी y पोजीशन क्या थी, तो ओरिजिन पे मतलब कि 0 थी। इनिशियली उसकी y पोजीशन क्या थी, 0 थी, ठीक है। लेकिन आफ्टर टाइम t कितनी होगी, मुझे नहीं पता है, वो तो निकालने वाले हैं। इनिशियली उसकी y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी थी, तो इतनी थी। आफ्टर t टाइम कितनी हुई होगी, मुझे नहीं पता है, वो तो निकालना है। तो चलिए उसको निकालते हैं, पता लगाते हैं, है ना। तो क्योंकि y कंपोनेंट में अभी y डायरेक्शन में तो एक्सीलरेशन है, as in the y डायरेक्शन there is the acceleration, और वो एक्सीलरेशन कितना है, -g। तो उस हिसाब से देखने जाए तो पहले वेलोसिटी पता लगा लेते हैं। मान लो कि ये वाली पोजीशन पे उसके पास y डायरेक्शन की ये जो वेलोसिटी है वो कितनी है, लेट्स से वो vy के बराबर है, कितनी है, vy के बराबर है। तो मैं लिखूंगा इसको vy इज इक्वल्स टू, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करूं, तो ये वाला, क्योंकि ये तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन हुई। कैसे कांस्टेंट एक्सीलरेशन, भैया जी तो कांस्टेंट ही होता है ना, तो जब भी y डायरेक्शन की मोशन आती है तो वो तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली ही मोशन होती है ना। तो ये vy इज इक्वल टू क्या हो गया, फॉर्मूला यूज करेंगे v0, क्योंकि ये y डायरेक्शन के, इसलिए मैं यहां पे सफिक्स लगाऊंगा v0y प्लस ay t, है ना। तो एट टाइम t जब वो यहां पे पहुंचा होगा, तब उसके पास y डायरेक्शन की ये जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, इतनी होगी। जरा वैल्यू भी तो प्लेस कर देते हैं इसके अंदर,
थोड़ी सी वैल्यू प्लेस करके देख लेते हैं कि कितना आएगा। तो ये Vy इज इक्वल टू V0y कितना, V0y मतलब कि इनिशियली y डायरेक्शन की कितनी थी, तो भैया V0 sin थीटा 0 थी, है ना, V0 sin थीटा 0। Ay कितना है, तो Ay माइनस जी है, तो ये माइनस जी टी के बराबर। तो इतनी वेलोसिटी हुई होगी आफ्टर टाइम टी, y डायरेक्शन की, है ना। तो ये मिल गई हमें y डायरेक्शन की वेलोसिटी। अभी y पोजीशन की बात करते हैं। इनिशियली उसकी y पोजीशन क्या थी, जीरो, ओरिजिन से स्टार्ट किए थे। लेकिन आफ्टर टाइम टी उसकी पोजीशन क्या, y डायरेक्शन की पोजीशन कुछ इंक्रीज हुई, जी हाँ, देखो ना, ग्राउंड से अभी इतनी हाइट पे है, तो भैया y पोजीशन तो चेंज हुई होगी। कितनी हुई, तो वो पता लगाते हैं, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला दूसरा नंबर वाला फॉर्मूला, है ना। तो मैं इसको लिखूंगा, मान लो कि उसकी y पोजीशन हुई है y, कितनी हुई है y, ठीक है, y पोजीशन हुई है y, तो y इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिखूंगा v0t, लेकिन यहां पे v0 सफिक्स y लगा देता हूं, y डायरेक्शन की है इसलिए v0yt प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर, है ना। चलो अभी यहां पे वैल्यू प्लेस करो, v0y का वैल्यू कितना, तो भैया v0y का वैल्यू है, हाँ v0y है v0 sin थीटा, तो इसकी वैल्यू प्लेस कर दो, तो v0 sin थीटा 0, है ना, v0 sin थीटा 0, क्योंकि ay की वैल्यू माइनस है इसलिए ये हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। क्लियर हुआ, तो ये होगी उसकी नई y पोजीशन, है ना। तो y पोजीशन किसी पर्टिकुलर टाइम t पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो चलो इसको भी बॉक्स बना देते हैं, तो इसका भी बॉक्स बना देते हैं, आ जाओ, तो बॉक्स बनाते हैं। तो ये हो गई किसी पर्टिकुलर टाइम t पे y डायरेक्शन की वेलोसिटी, ठीक है, तो ये हो गई किसी पर्टिकुलर टाइम t पे y डायरेक्शन की वेलोसिटी, एंड ये हो गई किसी पर्टिकुलर टाइम t पे उसकी y पोजीशन। देखो जितना हो सके उतना x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट को अलग देखोगे तो आपके लिए ही ये अच्छा होगा, है ना, तो ही आप इसको आइडेंटिफाई अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो क्लियर हुआ ये पॉइंट, x कंपोनेंट एट टाइम t एंड y कंपोनेंट एट टाइम t। इनिशियली क्या था, तो ये था इनिशियली पोजीशन, x पोजीशन थी जीरो, और एक्स पोजीशन पे इनिशियल कंडीशन पे उसकी इनिशियल एक्स पोजीशन की, सॉरी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी, v0 cos थीटा 0। लेकिन आफ्टर टाइम t जब वो प्रोजेक्टाइल यहां कहीं पे पहुंचा है तब उसके पास आफ्टर टाइम t एक्स पोजीशन क्या बनी, उसकी नई पोजीशन ये बनी एट टाइम t, ठीक है। और उसकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी, तो उतनी ही जितनी इनिशियल थी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में हमें पता है कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको, ठीक है। उसी तरह से आप यहां पे देखोगे तो y कंपोनेंट में तो इनिशियल उसकी y पोजीशन क्या थी, जीरो, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। लेकिन आफ्टर टाइम t लेट्स से कि वो इतनी हाइट पे पहुंच गया है, तो आफ्टर टाइम t उसकी पोजीशन y पोजीशन क्या बनी, तो ये वाली पोजीशन बनी, है ना। उसी तरह से इनिशियली उसकी y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी थी, इतनी थी। लेकिन आफ्टर टाइम t जब वो यहां पे पहुंचा तब उसके पास y डायरेक्शन की जो वेलोसिटी हुई होगी, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही थी, तो कभी कहीं ना कहीं वो ये y डायरेक्शन की वेलोसिटी को डिक्रीज करेगी, है ना, डिक्रीज करेगी। तो इसीलिए y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी हुई होगी, तो इतनी हुई होगी, है ना। तो ये आप समझ सकते हो, आप समझ सकते हो कि इनिशियली इतनी थी, उसमें से gt कम होगी। ये क्या दिखा रहा है, इनिशियली कितनी थी, v0 sin थीटा 0, है ना। तो उसी में से कितनी कम हो रही है, gt कम हो रही है। तो आप समझ सकते हो। और ये जो है ना, ये कॉमन फॉर्मूला हो गए, इन जनरल सेंस वाले फॉर्मूला हो गए, ये सारे जो फॉर्मूला है ना वो इन जनरल सेंस वाले, मतलब कि ये टाइम टी हमने यहाँ पे टी इन जनरल सेंस में लिया है। अगर आपको 5 सेकंड पे चाहिए तो टी की वैल्यू 5 प्लेस कर दो, टी की वैल्यू जैसे 5 प्लेस करोगे तो आपको वो 5 सेकंड पे उसकी एक्स पोजीशन क्या होगी वो मिल जाएगी। वही 5 सेकंड पे उसकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होगी वो भी मिल जाएगी। वही 5 सेकंड पे उसकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होगी वो भी मिल जाएगी, क्योंकि टी की वैल्यू जस्ट प्लेस करनी है आपको, दैट्स इट, ठीक है। और वही 5 सेकंड पे उसकी वाई पोजीशन क्या हुई होगी वो भी मिल जाएगी, है ना, है ना, क्लियर है। तो बस ये इन जनरल सेंस वाला फॉर्मूला है, आपको बस वो टाइम वहां पे प्लेस करना है, अकॉर्डिंग दैट आपको ये चारों कंपोनेंट मिल जाएंगे, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये हो गई हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन की बात है ना। इनिशियल एंड किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे दोनों हमने देख लिए। अभी इसमें कुछ अलग से हमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमें निकालने होते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो उसमें पहला फैक्टर, पहला कंपोनेंट आता है इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल।
इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। सीधी भाषा में बोलूं तो भैया ये जो प्रोजेक्टाइल जिस पाथ पे मोशन करता है ना, ये वाला पाथ जिसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में पैराबोला बोलते हैं, जिसको हम ट्रेजेक्टरी ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल ऐसा बोलते हैं, वो पाथ का फॉर्मूला क्या होगा, वो पाथ का फॉर्मूला क्या होगा वो आपको निकालना है। ये वाला जो पूछा है ना यहाँ पे जो है ना इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, तो ये जो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है वो पाथ का इक्वेशन क्या होगा, मतलब ये जो पैराबोला वाला जो पाथ बन रहा है उसका इक्वेशन क्या होगा। क्या हम ये पैराबोला का इक्वेशन निकाल सकते हैं? आसानी से निकाल सकते हैं। करना क्या है आपको, आपको एक्स एंड वाई का रिलेशन शो करने वाला एक इक्वेशन ही तो बनाना है। ऐसा एक इक्वेशन यहां पे कंप्यूट कर दो कि जो y एंड x के बीच का रिलेशन बताता हो, है ना, बस इतना ही करना है, बात खत्म। आपको वो पाथ का इक्वेशन मिल जाएगा, जिसको ना ट्रेजेक्टरी ऑफ या फिर ट्रेजेक्टरी इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल भी बोला जाता है ना। तो वो कैसे निकालेंगे, क्या करना है, मैंने क्या बोला, x का y के साथ रिलेशन। देखो हमारे पास y का फॉर्मूला ये है, x का फॉर्मूला ये है, एक काम करे क्या, एक काम करेगा, यही t का वैल्यू हम यहां से बना के, ये वाले इक्वेशन से बना के ये वाले इक्वेशन में प्लेस कर दे, तो क्या हमें सीधा x एंड y का रिलेशन मिल जाएगा, है कि नहीं, है कि नहीं। बस तो यही तो करना है, यही तो करना है। तो अगर मुझे ये पाथ अगर निकालना है, ये पाथ अगर मुझे पाथ इक्वेशन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, कौन से दो इक्वेशन यूज करूंगा आगे से, कौन से दो इक्वेशन यूज करूंगा, तो मैं यूज करूंगा x इज इक्वल्स टू, एक तो था v0 cos थीटा 0 t, और दूसरा इक्वेशन था y इज इक्वल्स टू v0 sin थीटा 0 t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको रिजल्ट 1 बोलते हैं, इसको रिजल्ट 2 बोलते हैं। सो मैं ऐसा बोलता हूं कि भाई फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1, फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1 एक काम करते हैं, यहीं से t का वैल्यू, t का वैल्यू बना के ये रिजल्ट नंबर 2 में प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1 में ये बोल सकता हूं कि t इज इक्वल टू क्या होगा, x अपॉन v0 cos थीटा 0 होगा। और वही वैल्यू को अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं कहां पे, रिजल्ट नंबर 2 में, तो ये हो गया, मान लो कि हमारे पास रिजल्ट नंबर 3। सो बाय प्लेसिंग t is equals to x upon v0 cos theta 0 in result number 2, what we are getting is y is equals to, now we can say that it is v0 sin theta 0 into t की जगह पे क्या लिखेंगे अभी, x अपॉन v0 cos थीटा 0, है ना, माइनस हाफ g t का स्क्वायर, t की जगह पे क्या लिखेंगे अभी, x अपॉन v0 cos थीटा 0, है ना। क्यों ऐसा करना पड़ा, क्यों हमें t की वैल्यू बना के प्लेस करना पड़ा, क्योंकि भाई हमें क्या चाहिए, y एंड x के बीच का कुछ रिलेशन बताने वाला एक फंक्शन चाहिए, एक इक्वेशन चाहिए। और वो कैसे आ सकता है, तो भैया x कंपोनेंट तो हमने सेपरेट कर दिया था ना, y कंपोनेंट को भी सेपरेट कर लिए थे, दोनों कंपोनेंट को सेपरेटली देख रहे थे। तो उसके लिए इन दोनों का अगर रिलेशन पता करना है तो दोनों में कॉमन कौन है भाई, t, टाइम ही तो कॉमन है ना, टाइम ही तो कॉमन है। तो वही टाइम पे, क्योंकि मैंने बोला कि भाई ये वाला ऑब्जेक्ट ये वाली पोजीशन पे है, तो आपको क्या नजर आएगा, अगर सिर्फ y कंपोनेंट को देखोगे तो वो पर्टिकुलर टाइम पे वो इतनी हाइट पे है। आपको क्या नजर आएगा, अगर हम सिर्फ x कंपोनेंट को देखें तो भैया इतने टाइम पे वो x डायरेक्शन में इतनी दूरी पे है। लेकिन अगर दोनों को साथ में देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, उसकी ये पोजीशन दिखेगी, जब आप x एंड y को साथ में देखोगे तब। तो यहां पे कॉमन क्या होगा, टाइम कॉमन होगा दोनों के लिए। जिस टाइम पे वो y डायरेक्शन में इतनी हाइट पे है, उसी टाइम पे वो x डायरेक्शन में इतनी दूरी पे है, बात खत्म, है ना। तो यहां पे वो जो टाइम है ना वो दोनों के लिए कॉमन है, इसीलिए मैंने क्या किया, ये टाइम का वैल्यू बना के मैंने इसके अंदर प्लेस कर दिया, ताकि मुझे x और y के बीच का सही रिलेशन पता चल सके। तो देखो ये v0 तो कैंसिल हो गया, और यहां पे बचा क्या, तो यहां पे बचा x इंटू ये हो जाएगा साइन थीटा 0 डिवाइड बाय
कॉस थीटा 0 माइनस ये हो जाएगा हाफ जी इंटू, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन वी जीरो स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 0, है कि नहीं? क्लियर है? देखो बच्चों, ये साइन थीटा 0 अपॉन कॉस थीटा 0 क्या हो जाता है? टेन थीटा 0 होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये हो गया x टाइम्स इसको मैं लिखता हूं टेन थीटा 0 माइनस, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं न्यूमरेटर में जी एक्स स्क्वायर लिख दूं, डिवाइड बाई इसको मैं लिखूंगा 2 टाइम्स वी जीरो स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 0, है कि नहीं? तो ये हो गया y का x के साथ रिलेशन शो करने वाला इक्वेशन, है कि नहीं? बस इसको बॉक्स बना देते हैं, इसको बॉक्स बना देते हैं। तो अगर कोई आपको ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन पूछे कि भैया ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, उसकी ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन क्या होगा, तो ये। अगर कोई आपको पूछे कि उसके पाथ का इक्वेशन क्या होगा, तो भी ये। अगर आपको कोई पूछे कि भैया उसकी एक्स पोजीशन एंड वाई पोजीशन के बीच का रिलेशन शो करने वाला फॉर्मूला कौन सा होगा, तो वो भी यही फॉर्मूला होगा, है ना? यही इक्वेशन होगा। सो आपको अलग अलग फॉर्मेट में आपको ये इक्वेशन अलग अलग वर्ड्स में पूछा जा सकता है। इक्वेशन वही है, बस अलग अलग वर्ड्स यूज किए जाते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है ना? क्लियर हुआ ये? बस डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है इसका, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको डिराइव कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, चलो एक काम करते हैं, यहां पे पार्टीशन कर देते हैं। तो ये हो गया ये हो गई एक टर्म जो आपको निकालने को पूछते हैं, है ना? अभी दूसरी टर्म की ओर आगे बढ़ते हैं, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। दूसरी चीज क्या पूछे? टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। बच्चों, ये जो प्रोजेक्टाइल होगा, जो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, ये जो प्रोजेक्टाइल होगा उसको मैक्सिमम हाइट अचीव करने में कितना टाइम लगेगा, आइए वो भी पता कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले मैं यहां पे कुछ मार्किंग वगैरह कर देता हूं कि भैया ये मैक्सिमम हाइट कौन सी है, तो ये वाली है। ये हो गई मैक्सिमम हाइट, है ना? ये हो जाएगी हमारे लिए मैक्सिमम हाइट। इसको ना हम क्या करते हैं, एच मैक्स से डिनोट कर देते हैं, इसको हम एच मैक्स से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं एच मैक्स। एच मैक्स, ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं एच मैक्स। क्लियर है? तो मान लो कि वो प्रोजेक्टाइल ने जो भी मैक्सिमम हाइट अचीव की है वो ये है एच मैक्स। और वो हाइट अचीव करने के लिए उसको लगने वाला जो टाइम होगा ना, वही हमें निकालना है। लेट्स से वो टाइम लग रहा है टी डैश, या फिर हम इसको टी मैक्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टी मैक्स बोल देते हैं। ठीक है, टी मैक्स। तो भैया मैक्सिमम हाइट अचीव करने में लगने वाला टाइम ही हमारे लिए क्या है? टी मैक्स है। ठीक है, सीधी सी बात है। क्लियर है? तो आपने क्या एक चीज यहां पे नोटिस की? क्या आपने ये वाली चीज नोटिस की कि जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा होगा, मैक्सिमम हाइट माने कि वाई कंपोनेंट, जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा होगा तब क्या आपने एक चीज नोटिस किया कि तब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई होगी? 0। भैया मैक्सिमम हाइट पे वाई डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है ना? अगर नहीं 0 होती तो और वो ऊपर जा पाता, है कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं होगा। मतलब कि हम ये मानेंगे कि जब वो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका है तब उसकी वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। मतलब कि फॉर्मूला यही यूज करेंगे, क्योंकि यही तो फॉर्मूला है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वाई डायरेक्शन की। हम अभी बात किसकी कर रहे हैं? वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो उसके लिए मुझे वाई कंपोनेंट से ही उसको सॉल्व करना पड़ेगा, है कि नहीं? और वाई कंपोनेंट क्या बोल रहा है कि भैया वाई डायरेक्शन की अगर वेलोसिटी लिखनी है तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होती है? तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है आगे वाले से फॉर्मूला से, वी वाई इज इक्वल्स टू वी जीरो साइन थीटा 0 माइनस जी टी होती है ना? लेकिन हमने एक चीज नोटिस किया यहां पे, ये वाली फिगर में देखो, ये फॉर्मूला तो लिख दिए, लेकिन हमने एक चीज नोटिस की कि जब वो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, यहां पे पहुंचेगा, मतलब कि ये वाले पाथ को फॉलो करते 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 जब वो यहां पे पहुंचेगा, तब आप देख सकते हो कि तब उसकी वाई डायरेक्शन की ये जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई होगी? 0 हो गई होगी। यस और नो? तब उसकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो गई होगी। और तब टाइम कितना हुआ होगा? तो हमने क्या माना है? टाइम टी मैक्स हुआ होगा। ठीक है, तो बस यही लेते हैं, लेट एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट
Vy इज इक्वल्स टू 0 एंड t इज इक्वल्स टू टी मैक्स। ठीक है, तो अगर ये दोनों वैल्यू अगर हम ऊपर वाले फॉर्मूला में प्लेस करते हैं तो बच्चों ये हो जाएगा 0 v0 साइन थीटा 0 माइनस g इंटू टी मैक्स, है ना। तो भैया ये टी मैक्स का वैल्यू क्या आएगा, जी टी मैक्स को यहां पे लेके आओ तो जी टी मैक्स दैट इज इक्वल्स टू v0 साइन थीटा 0, है ना। चलो तो यहां से टी मैक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, टी मैक्स का वैल्यू आ जाएगा v0 साइन थीटा 0 डिवाइड बाय जी। क्लियर है, तो बॉक्स बना देते हैं, तो इतना टाइम लगेगा उसको मैक्सिमम हाइट अचीव करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया टी मैक्स का फॉर्मूला, ये हो गया टी मैक्स का फॉर्मूला, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए टी मैक्स का फॉर्मूला। कई बार ना बच्चों यहां पे एडवांसमेंट में एक और चीज भी यहां पे लिख देते हैं, कई बार आपको टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो उसको भी यहां से ही हम निकाल लेते हैं। क्या पूछा जाता है आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ, जिसको टीएफ से डिनोट किया जाता है, टी कैपिटल सफिक्स कैपिटल एफ से, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हम वहां पे भी देखे थे मोशन इन 1D में कि ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंके तो वहां से ऊपर जाके वापस नीचे आने में लगने वाला टोटल टाइम जो होता है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाता है। तो बस यहां पे भी वही कंसेप्ट रहेगा, यहां पे भी वही कंसेप्ट रहेगा कि ऑब्जेक्ट को यहां से मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद वापिस ग्राउंड पे आने में यहां से यहां तक जितना टाइम लगा उसी को बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। लेकिन हमें एक चीज वहां पे पता थी, यहां पे भी वही चीज लगेगी। हमें पता थी एक चीज क्या, कि भैया जितना टाइम उसको यहां से मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए लगेगा उतना ही टाइम उसको वापस मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में भी लगेगा। मतलब कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज नथिंग बट इक्वल टू 2 टाइम्स टी मैक्स, है ना, 2 टाइम्स टी मैक्स। मैक्सिमम हाइट को अचीव करने के लिए उसको जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम उसको वापस नीचे आने में भी लगता है। मैंने बोला कि यहां से उसको मैक्सिमम हाइट अचीव करने के लिए टाइम लगा टी मैक्स, तो वापस उसको यहां से यहां पे नीचे ग्राउंड तक आने में भी कितना टाइम लगेगा, टी मैक्स ही लगेगा, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या बनेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बनेगा TF इज नथिंग बट इक्वल टू 2 टाइम्स टी मैक्स, है ना। और टी मैक्स का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुका है, तो बस यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दो। इसको भी बॉक्स बनाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा नीचे से लिखता हूं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स V0 साइन थीटा 0 डिवाइड बाय G। सो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है ये पॉइंट, बहुत ही आसान तरीके से आप टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते हो। डोंट वरी, मैं आपको ना इसका एक एक लेक्चर में आपको वो भी समझा दूंगा कि अगर आप मोशन इन 1D पता है आपको, तो मोशन इन 1D का फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप ये प्रोजेक्टाइल मोशन के पॉइंट्स कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, वो भी मैं समझा दूंगा। डोंट वरी अबाउट इट। अभी के लिए क्योंकि हम ये डेरिवेशन करने में पूछा जाता है एनसीईआरटी में, तो इसीलिए हम ये डेरिवेशन पूरा देखेंगे। क्लियर हुआ ये, ठीक है। चलो इसका भी पार्टीशन कर देते हैं, इसका भी पार्टीशन कर देते हैं। तो अभी नेक्स्ट क्या निकालना पूछा है हमें, नेक्स्ट क्या निकालना है, नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा है, तो मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। भैया उस ऑब्जेक्ट ने मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव की होगी, वो मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। तो भैया यहां पे ये पूछा है कि उस ऑब्जेक्ट ने ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव की होगी, मतलब कि एच मैक्स कितना होगा, तो वो आपको निकालना है। एच मैक्स वाई कंपोनेंट से रिलेट कर रहा है, हाइट की बात हो रही है, तो यहां पे इसीलिए मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, है ना, वाई कंपोनेंट है ना, तो इसीलिए मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। कौन सा वाला, y इज इक्वल्स टू v0 साइन थीटा 0 t माइनस हाफ हाफ यस g t स्क्वायर, है ना।
तो मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। कौन सा वाला? भाई मैक्सिमम हाइट कौन से कंपोनेंट से निकाली जा सकती है, एक्स कंपोनेंट से कि वाई कंपोनेंट से? ऑब्वियसली हाइट है तो वाई कंपोनेंट से ही निकाली जाएगी। तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? ये वाला। और उसमें भी आप समझ सकते हो ये क्या दिखाता है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसकी वाई पोजीशन क्या है वो दिखाता है। तो यहां पे अगर आप नोट डाउन करोगे तो हमारे लिए मैक्सिमम हाइट मतलब कि ये वाई पोजीशन, कौन से टाइम पे? टी मैक्स टाइम पे। आई बात समझ में? हमारे लिए मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या होगा? मैक्सिमम हाइट का मतलब होगा एट टी मैक्स टाइम उसकी वाई पोजीशन। एट टी मैक्स टाइम उसकी जो वाई पोजीशन होगी वही हमारे लिए एच मैक्स हुई। नहीं बात समझ में आई? अरे भैया समझो, फिगर में देखो कि ये मैक्सिमम हाइट ये वाली पोजीशन है ना, ये वाली पोजीशन है, वो वाई पोजीशन है। वाई पोजीशन को हम एच मैक्स बोले। कौन से टाइम पे वो ये अचीव करेगा? टी मैक्स टाइम पे। सीधी सी तो बात है, टी मैक्स टाइम पे वो ये वाली हाइट अचीव करेगा। तो हमारे लिए एच मैक्स का मतलब क्या होता है? हमारे लिए एच मैक्स का मतलब होता है एट टाइम टी मैक्स उसकी जो वाई पोजीशन होगी वही एच मैक्स होगी, है ना। तो मैं बस यही प्लेस करता हूं यहां पे। सो एट टाइम t इज इक्वल्स टू टी मैक्स, y इज इक्वल्स टू एच मैक्स होगी, है ना। जब भी टाइम टी मैक्स के बराबर हुआ होगा तब उसकी जो y पोजीशन होगी ना वही हमारे लिए h मैक्स होगी। बस तो ये वैल्यू प्लेस कर दो अंदर। y की जगह पे क्या प्लेस करेंगे? h मैक्स प्लेस करेंगे। तो ये हो गया h मैक्स दैट इज इक्वल्स टू v0 साइन थीटा 0 इंटू t की जगह पे क्या? t मैक्स माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। टी की जगह पे क्या? टी मैक्स का स्क्वायर। क्लियर है? लेकिन टी मैक्स की वैल्यू तो हमें पता है ना, हमने यहाँ पे डिराइव की है। टी मैक्स कितना लिख सकते हैं? तो v0 sin थीटा 0 बाई जी लिख सकते हैं। तो बट ऑब्वियस है कि उसको प्लेस कर दो यहाँ पे, तो हम वो वाली वैल्यू प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा v0 sin थीटा 0 इंटू टी मैक्स की जगह पे हम प्लेस करेंगे v0 sin थीटा 0 डिवाइड बाई जी, है ना, माइनस हाफ ये हो जाएगा g इंटू v0 साइन थीटा 0 डिवाइड बाई जी का होल स्क्वायर। क्लियर है? चलो तो ये वैल्यू क्या हो गई देखो ध्यान से, ये v0 मल्टीप्लाई होके v0 स्क्वायर, सिमिलरली साइन थीटा 0 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन थीटा 0 का स्क्वायर, है ना, डिवाइड बाई जी, माइनस यहां पे भी देखोगे तो क्या होगा? ये g टाइम्स v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 डिवाइड बाय ट्वाइस जी स्क्वायर। एक g कैंसल हो जाए तो सॉरी डिनोमिनेटर में बचेगा क्या? g बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा v0 स्क्वायर, ध्यान से देखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा 0 बाई जी माइनस ये हो जाएगा v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0, ये 0 है, साइन स्क्वायर थीटा 0 डिवाइड बाय 2g। ध्यान से देखो तो ये पूरी वैल्यू है, उसमें से उसकी हाफ वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, पूरी वैल्यू में से हाफ वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो बचेगी कितनी? हाफ। बचेगी कितनी? हाफ। तो भैया यहीं से हमें एच मैक्स का फॉर्मूला मिल गया। एच मैक्स कितना होगा? v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 डिवाइड बाय 2g के बराबर। पूरी वैल्यू में से उसकी हाफ वैल्यू अगर सब्ट्रैक्ट हो जाए तो बचेगा हाफ, है ना। तो चलो इसको भी बॉक्स बना देते हैं, इसको भी बॉक्स बना देते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा एच मैक्स का फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। ये हो गया हमारा एच मैक्स का फॉर्मूला। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो ये हो गया एच मैक्स का फॉर्मूला। देखो ये फॉर्मूला क्यों डिराइव कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन ये है कि आप जब भी आपको ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं जिसमें अगर आपको मैक्सिमम हाइट निकालने को बोला जाए, कभी मैक्सिमम टाइम निकालने को बोला कि भाई मैक्सिमम हाइट अचीव करने के लिए लगने वाला टाइम कितना होगा, कई बार आपको टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाए, तो ऐसे केस में ना आपको ये पूरा डेरिवेशन
ना करना पड़े और सीधा ये फॉर्मूला लगा के आप वहीं पे वैल्यू प्लेस करके आप उसका आंसर पता लगा सको, उसी के लिए हम ये डेरिवेशन कर रहे हैं। ये सुनो कि अभी डिराइव कर लो, बाद में ये फॉर्मूला ही याद रखना है, ठीक है? सीधा फॉर्मूला प्लेस करो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है? क्लियर है? तो ये न्यूमेरिकल में बहुत ही काम लगेगा। उससे ज्यादा काम कहां पे आएगा पता है? हमारी एनसीईआरटी की थियरी में। थियरी में ये डेरिवेशन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए ये डेरिवेशन, है ना? ठीक है, तो हमने निकाला प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन, हमने निकाला मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम हाइट अचीव करने के लिए लगने वाला टाइम, फिर हमने निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर हमने निकाला मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करेगा वो। एक चीज अभी भी बाकी है, दैट इज यस हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। अभी बच्चों ये हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है? ये हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या होता है? तो पहले ये समझ लो कि ये हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है। बच्चों, जिस ऑब्जेक्ट को आप प्रोजेक्टाइल मोशन करवा रहे हो, वो ऑब्जेक्ट जहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, वहां से जब वो ग्राउंड पे गिरेगा, तब वो कितनी दूरी पे गिरा, उसी को बोला जाता है रेंज। मतलब कि ऐसा मान लो कि वो ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्स डायरेक्शन में काटा गया डिस्टेंस, वही होता है हमारे लिए रेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल, है ना? तो अल्टीमेटली ये रेंज क्या है? ये रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज जिसको बोला जाता है, वो क्या है? वो प्रोजेक्टाइल के द्वारा एक्स डायरेक्शन में काटा गया डिस्टेंस होता है। ग्राउंड टू ग्राउंड वाली ये प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल के द्वारा एक्स डायरेक्शन में काटा गया डिस्टेंस, उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज। कि भैया यहां से अपनी जर्नी स्टार्ट किए, फिर ये वाला पाथ फॉलो करके वो नीचे आया, तो नीचे आया तब कहां गिरा? हाँ, तब देखो ये दो पोजीशन के बीच में कितनी दूरी हुई? बस वही दूरी को बोला जाता है रेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, है ना? क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो रेंज क्या होती है? किसी प्रोजेक्टाइल के द्वारा एक्स डायरेक्शन में, ड्यूरिंग दी प्रोजेक्टाइल मोशन, एक्स डायरेक्शन में काटा गया डिस्टेंस होता है रेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल। क्लियर है? और ये रेंज जो भी है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काटा गया डिस्टेंस होता है, ये होती है रेंज। तो इसका मतलब ये होता है कि उसको निकालने के लिए मुझे कौन सा कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा? एक्स कंपोनेंट, क्योंकि वो मुझे पोजीशन दिखा रही है ना, मुझे एक्स पोजीशन तो स्पेसिफिकली बोला जाए तो ये वाला मुझे इक्वेशन यूज करना पड़ेगा रेंज निकालने के लिए, है ना? तो मैं यहां पे थोड़ा मार्किंग वगैरह भी कर देता हूं कि रेंज हमारे लिए क्या होगी। तो ये होगी हमारे लिए रेंज, ये होगी हमारे लिए रेंज, है ना? ये होगी हमारे लिए रेंज। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक है, तो उसके लिए, उसको निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों ये वाला? क्योंकि भैया रेंज एक्स डायरेक्शन का, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कंपोनेंट है, तो उसको निकालने के लिए एक्स कंपोनेंट ही यूज करना पड़ेगा ना। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे उसकी एक्स पोजीशन क्या होगी, वो निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। मतलब कि x इज इक्वल्स टू v0 cos थीटा 0 इंटू टी, ये वाला फॉर्मूला हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे। तो x इज इक्वल्स टू v0 cos थीटा 0 इंटू टी। लेकिन जरा देखो तो, जरा देखो तो, मैंने ये मान लिया कि जब भी वो ओरिजिन से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है और जब वो वापस ग्राउंड पे आएगा, यहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करके वो वापस जब ग्राउंड पे आएगा, तब ये उसने कितनी दूरी एक्स डायरेक्शन में काट ली? तो भैया आर के बराबर। कितनी दूरी? आर के बराबर। तो जरा सोचो कि ये वाली जो पोजीशन होगी, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? तो भैया आर कॉमा 0। मतलब कि ये जो पोजीशन बनी उसकी, वो पोजीशन कितनी हुई होगी? आर के बराबर, है कि नहीं? उसकी जो पोजीशन होगी वो कितनी होगी? आर के बराबर, है कि नहीं? ये पोजीशन क्या बनी भाई? आर कॉमा 0। अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं ये वाली पोजीशन का, तो क्या लिख सकता हूं? अगर मैं इसको 0 कॉमा 0 लिख सकता हूं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? आर कॉमा 0 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? जी हां। तो ये वाला जो पोजीशन है, वो पोजीशन का अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं, तो मैं इसको आर कॉमा 0 लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने मान लिया है कि वो पोजीशन ओरिजिन से आर दूरी पे है ना? आर दूरी पे है, इसलिए उसका लोकेशन बनेगा आर कॉमा 0। मतलब कि आप एक्स कंपोनेंट, एक्स पोजीशन देख सकते हो कितनी हुई? आर, है ना? मतलब कि मुझे वहां पे एक्स इज इक्वल टू क्या
प्लेस करना पड़ेगा, आर प्लेस करना पड़ेगा। अच्छा, टाइम कितना हुआ होगा तब? तो भैया मुझे ये समझ में आता है कि वो ये वाले लोकेशन पे कब आएगा, जब वो अपनी पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट कर चुका होगा तब आएगा। मतलब कि उसको पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? तो भैया टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। कितना? इतनी इतनी ये पूरे पाथ को, ये पूरी मोशन को कंप्लीट करने के लिए उसको कितना टाइम लगता है? टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, है कि नहीं भाई? उसने टेक ऑफ किया, उसके बाद लैंड किया, तब तक लगने वाला टाइम वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, है कि नहीं? तो यहां पे ये पोजीशन को अचीव करने के लिए, मतलब कि वापस ग्राउंड पे आने के लिए, मतलब कि r,0 लोकेशन को अचीव करने के लिए उसको टाइम कितना लगेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, है ना? तो यहां पे हम क्या क्या प्लेस करेंगे? हियर टू गेट रेंज r, let x is equals to capital R and t is equals to tf, है ना? कितना टाइम लगा होगा? tf टाइम। तो हम ये बोलेंगे कि tf टाइम पे वो ऑब्जेक्ट की जो x पोजीशन होगी ना, वो होगी r, वो होगी रेंज, है ना? क्लियर है? बस तो वो फॉर्मूला में प्लेस कर दो, x की जगह पे क्या प्लेस करेंगे? r। बाकी फॉर्मूला एज इट इज v0 cos थीटा 0, और t की जगह पे क्या प्लेस करेंगे? tf। और tf कितना निकाले थे हम लोग? देखो, tf निकाले थे ट्वाइस v0 sin थीटा 0 बाई g, तो इसकी वैल्यू प्लेस कर दो। तो ट्वाइस v0 sin थीटा 0 बाई g, तो ये हो जाएगा v0 cos थीटा 0 इंटू ट्वाइस v0 sin थीटा 0 बाई g। क्लियर है? चलिए, तो ये हो जाएगा v0 स्क्वायर, इसको मैं साथ लिखता हूं, इसको मैं लिखता हूं ट्वाइस साइन थीटा 0 इंटू कॉस थीटा 0 डिवाइड बाय जी। बच्चों यहां पे एक मैथमेटिकल आपको एक रिलेशन याद रखना पड़ेगा। बच्चों साइन 2 थीटा जो भी होता है ना, उसको हम 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। मतलब कि जब भी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है तो आप उसको क्या लिख सकते हो? साइन 2 थीटा लिख सकते हो। ध्यान से देखो, यहां पे सिंगल एंगल है तो यहां पे एंगल डबल हो जाएगा, है ना? तो जब आपके पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो आप सीधा इसको साइन 2 थीटा लिख सकते हो। तो यहां पे भी देखो 2 साइन थीटा 0 इंटू कॉस थीटा 0 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको साइन 2 थीटा 0 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा 0 डिवाइड बाय जी। तो बच्चों ये जो आया ना, ये हमारे पास रेंज का इक्वेशन बना। रेंज के इक्वेशन क्या आता है? v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा 0 बाय जी। क्लियर है? और ये कहां से लिखे साइन 2 थीटा 0? तो यहां से लिखे, यहां से लिखे, है ना? ये रिलेशन आपको याद रखना है। ये मैथमेटिकल रिलेशन है, मैथमेटिक्स वाले बच्चे तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, लेकिन जो यहाँ पे बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, इसको याद कर लो, इसको याद रखना है। तो चलिए इसको भी बॉक्स बना देते हैं। ये हो गया हमारा रेंज। तो इतने कंपोनेंट हमें निकालने थे, इतने कंपोनेंट हमें निकालने थे जो हम यहां पे निकाल चुके हैं। तो आपको ये अलग अलग कंपोनेंट 2 मार्क्स में या फिर सभी कंपोनेंट आपको 4 मार्क्स की थियरी में डिराइव करने को पूछ सकते हैं, है ना? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ के वापस लिखिएगा, ठीक है? क्लियर है? अभी बच्चों कई बार ना मैक्सिमम रेंज कितनी अचीव कर सकते, कोई भी प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम कितनी रेंज अचीव कर सकते हैं वो भी पूछा जा सकता है। कई बार मैक्सिमम रेंज कितनी अचीव करेगा, मतलब कि वो मैक्सिमम ग्राउंड पे कितनी दूर गिर सकता है वो भी आपको पता लगाने को पूछ सकते हैं। तो ऐसे केस में इसको कैसे डिराइव करेंगे? तो भैया यहां पे मुझे ये समझ में आता है कि भाई टू गेट आर मैक्स, मैक्सिमम रेंज को क्या बोलेंगे? आर मैक्स। टू गेट आर मैक्स, ध्यान से सुनिएगा, टू गेट आर मैक्स मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम मतलब कि पॉसिबल हो उतना दूर गिरना, ठीक है? तब उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा उसको आर मैक्स बोला जाता है, ठीक है? तो वो मैक्सिमम रेंज कोई भी प्रोजेक्टाइल कितनी अचीव कर सकता है, कितनी अचीव नहीं,
आप ये क्वेश्चन करो कि कौन से एंगल पे फेंकने से वो मैक्सिमम रेंज अचीव कर सकता है, वो निकालना चाहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आर मैक्स अचीव करने के लिए भैया यहां पे सारा खेल एंगल का होगा। आप एक एंगल ऐसा सेट करो कि ताकि वो मैक्सिमम रेंज अचीव कर पाए। और आपको क्या लगता है वो एंगल कितना होना चाहिए, आपको क्या लगता है? चलिए निकालते हैं। तो भैया जब भी किसी प्रोजेक्टाइल के पास हमें अगर मैक्सिमम रेंज अचीव करवानी है तो सारा खेल होता है एंगल के पास। तो उसके लिए आपको ये नोटिस करना है, ध्यान से सुनिएगा, ये नोटिस करना है आपको कि तब यहां पे ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कि अगर मुझे यहां पे, क्योंकि रेंज का फॉर्मूला ये है, अगर मान लो कि मुझे ये आर का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, तो उसके लिए देखो V0 तो हम जितना दे सकते हैं उतना ही रखेंगे, G तो कांस्टेंट होता है, तो भैया इन दोनों को तो चेंज नहीं करना है। तो चेंज किसको कर सकते हैं? तो भैया एंगल को, थीटा जीरो को। तो जरा सोचो, अगर मुझे R की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, तब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर हमारे पास ये जो साइन 2 थीटा है उसकी वैल्यू अगर हमारे पास मैक्सिमम होगी, तब हमें जो R मिलेगा वो मैक्सिमम होगा, है ना? तो टू गेट R मैक्स मैं ये बोल सकता हूं कि कंडीशन ये बनेगी कि यहां पे साइन 2 थीटा जीरो है ना, इट शुड बी मैक्सिमम। इट शुड बी मैक्सिमम मतलब कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 1। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। साइन 1 से ज्यादा आंसर नहीं दे सकता है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो इसका मतलब होता है कि जब हमें ये साइन 2 थीटा जीरो की वैल्यू मैक्सिमम पॉसिबल 1 मिलती है, मैक्सिमम पॉसिबल मतलब कि साइन के लिए तो वो 1 है, 1 मिलती है, तब जो हमें रेंज मिलेगी वो मैक्सिमम पॉसिबल रेंज होगी वो प्रोजेक्टाइल के लिए। ठीक है, तो वो एंगल तब कितना होगा, तो वो पता लगाने के लिए मैं राइट हैंड साइड पे क्या कर रहा हूं, ये जो 1 है ना उसको मैं यहां पे साइन पाई बाई 2 लिख देता हूं। आपको पता ही है साइन 91 होता है, 90 को रेडियन में लिखना चाहे तो पाई बाई 2 लिख सकते हैं, तो मैंने 1 को क्या लिख दिया? साइन पाई बाई 2। तो अब साइन साइन कैंसल हो गए, तो जरा देखो तो ट्वाइस थीटा जीरो दैट इज इक्वल टू क्या आ गया? पाई बाई 2। 2 को वहां पे लेके जाओगे तो ये थीटा जीरो क्या मिलेगा आपको? पाई बाई 4। तो यस प्यारे बच्चों, हमें यहां से वो एंगल मिल गया। अगर आपको किसी प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम रेंज कवर करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसको पाई बाई 4 मतलब कि 45 डिग्री के एंगल पे उसको थ्रो करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब होता है थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। पाई बाई 4 रेडियन मेजरमेंट है, डिग्री में देखोगे तो 45 डिग्री। मतलब कि किसी भी प्रोजेक्टाइल को अगर आप 45 डिग्री पे फेंकोगे तो उसके द्वारा प्राप्त होने वाली जो रेंज होगी वो पॉसिबल मैक्सिमम होगी। मतलब कि उससे ज्यादा रेंज वो अचीव नहीं कर सकता है ना? 45 डिग्री पे जो रेंज मिलती है ना, उतनी रेंज से ज्यादा रेंज वो कभी भी वो प्रोजेक्टाइल अचीव नहीं कर सकता है, अगर हमने उसको जितनी वेलोसिटी हम v0 देना चाहते हैं उसको फिक्स रखते हैं तो। ठीक है, क्लियर हुआ? तो मैक्सिमम रेंज अचीव करने के लिए कितने एंगल पे फेंकना पड़ता है? 45 डिग्री पे। क्लियर हुआ? और तब उसकी मैक्सिमम रेंज कितनी होगी? जब हम उसको अगर 45 डिग्री पे फेंकते हैं तब उसकी मैक्सिमम रेंज कितनी होगी? तो भाई प्लेस कर दो ये रेंज के फॉर्मूला में, ये प्लेस कर दो, तो तब मैक्सिमम रेंज कितनी होगी? तो v0 स्क्वायर साइन, देखो तो ये हो जाएगा 2 थीटा, थीटा जीरो पाई बाई 4 मतलब कि ये हो जाएगा पाई बाई 2 डिवाइड बाई जी। पाई बाई 2 कितना होगा? 1 होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि आर मैक्स कितनी होगी? आर मैक्स कितनी होगी? तो भैया साइन पाई बाई 2 तो 1 हो गया ना, तो ये हो जाएगा v0 स्क्वायर बाय जी। तो तब उसके द्वारा प्राप्त होने वाली मैक्सिमम रेंज कितनी होगी? v0 स्क्वायर बाय जी। तो किसी भी प्रोजेक्टाइल के द्वारा प्राप्त होने वाली मैक्सिमम रेंज अगर आपको पूछा जाए तो आप तब कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे? आर मैक्स वाला फॉर्मूला, है ना? मतलब कि वो होता है सीधा v0 स्क्वायर बाय जी के बराबर। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर अनदर एंगल पे आपको रेंज निकालने को बोला जाए तो तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ये वाला। मैक्सिमम रेंज अचीव करवानी है तो तब कौन से एंगल पे फेंकना पड़ेगा? तो भैया 45 डिग्री पे, है ना? और जब हम इसको 45 डिग्री पे फेंकेंगे तब उसके द्वारा प्राप्त होने वाली मैक्सिमम रेंज कितनी होगी? तो भैया v0 स्क्वायर बाय जी के बराबर होगी। क्लियर हुआ ये सारे पॉइंट? क्लियर हुए? तो कुल मिला के देखें तो बच्चों फाइनली हम इसका
फाइनल लिस्ट बना दे तो कुल मिला के देखे तो हमारे पास कितने कितने फॉर्मूला हमने देखे। देखो देखो देखो, ये पाथ इक्वेशन का फॉर्मूला आप यहां से नोट डाउन कर सकते हो। पाथ इक्वेशन y इज इक्वल्स टू, देखते जाओ, x टाइम्स tan थीटा 0 माइनस, देखो जी एक्स, यहां पे देखो जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस वी जीरो स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 0, है ना। तो जी एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस वी जीरो स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 0। तो ये पहला इक्वेशन हम डिराइव किए, पाथ इक्वेशन जिसको बोला जाता है ना, पाथ इक्वेशन। फिर हमने क्या डिराइव किया, फिर हमने टी मैक्स डिराइव किया, और टी मैक्स कितना आया, टी मैक्स हमारे पास कितना आया। सो टी मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम हाइट अचीव करने के लिए लगने वाला टाइम v0 साइन थीटा 0 डिवाइड बाय जी के बराबर। फिर हमने क्या डिराइव किया, टी मैक्स के बाद हमने क्या डिराइव किया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, तो इसका डबल, टी मैक्स का डबल। सो टी टाइम ऑफ फ्लाइट, टी मैक्स का डबल मतलब कि ट्वाइस v0 साइन थीटा 0 डिवाइड बाय जी। उसके बाद हमने क्या डिराइव किया, तो उसके बाद हमने मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला डिराइव किया, और वो मैक्सिमम हाइट कितनी आई, वो मैक्सिमम हाइट एच मैक्स कितनी आई। सो एच मैक्स हमारे पास आई v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 डिवाइड बाय 2g। फिर हमने क्या डिराइव किया, तो फिर हमने रेंज का फॉर्मूला डिराइव किया, और वो रेंज का फॉर्मूला क्या आया, रेंज का फॉर्मूला आया v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा 0 डिवाइड बाय जी। और अगर उसी में आप मॉडिफाई करके मैक्सिमम रेंज अचीव करने के लिए अगर आप थीटा की वैल्यू 45 प्लेस करते हो, तो तब मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, v0 स्क्वायर बाय जी होगी। तो यहां पे हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का पूरा पॉइंट खत्म होता है। इतनी चीजें हमने डिराइव की, 5 चीजें हमने निकाली, तो समझ में आया प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है और उसके डेरिवेशन वगैरह। ये सुनो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सके तो उसको अच्छे से लिखना, ये सारा डेरिवेशन अच्छे से नोटबुक में लिखना, और अगर नहीं समझ में आता है तो वंस अगेन वापस वो वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।